सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I am saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरात में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है
ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं,
बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है, उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। We are grateful and privileged with the august presence of His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi. Thank you, Honorable Governor, Madhya Pradesh.
Thank you, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh. Thank you so much, Minister of External Affairs, Minister of State for External Affairs. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका. We extend a very warm welcome to Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports Shri Nitish Pramanik ji. We have on the dais Dr. Asaf Said, Secretary CPV and OIA, Ministry of External Affairs, and Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports, to whom we extend a very warm welcome. And of course, we have our guest of honor, Ms. Janita Mascarenhas, Honorable Member of Parliament, Australia, to whom I extend a very warm welcome. मंच पर सम्माननीय माननीय मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं. देश से जुड़े युवाओं पर गर्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और युवाओं का आह्वान करने वाले नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, जिनके भारत गर्व से भरे शिकागो भाषण ने सारे विश्व को हतप्रभ कर दिया था. इसी गर्व भावना से भरे हुए हमारे युवाओं का, यंग प्रवासी भारतीयों का हम हृदय से स्वागत करते हैं. एंड यस इंडीड, द यंग इंडियंस लिविंग ओवरसीज आर फुल ऑफ zest and zeal to be the part of the विकास यात्रा of New India, the saga of New India. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. In India, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp
कहते हैं इससे देवताओं का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, माहौल ईश्वरीय हो जाता है, रूहानी हो जाता है। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया मिस जेनीटा मस्क्रूनस, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू काइंडली लाइट द सेरेमोनियल लैम्प टू बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। There is an ancient prayer in the Indian culture, Asato ma sadgamya, tamuso ma jyotirgamya, which means lead me from unreal to real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge and wisdom. स्वामी विवेकानंद ने कहा था युवाओं से, arise, awake, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महाकवयित्री महादेवी वर्मा की ये कविता अर्पित इस दीपक को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सम्माननीय हमारे मेहमान। May I now invite Dr. Asaf Saeed, Secretary CPV and OIA, Ministry of External Affairs, to welcome the dignitaries and the delegates by rendering welcome address. Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, respected guest of honor, Ms. Zenita Mascarenhas, Member of Parliament, Australia, distinguished members of the Indian diaspora, Excellencies, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It gives me great pleasure to welcome all of you to the celebration of Youth Pravasi Bharatiya Divas as part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention in this beautiful city and clean city of Indore. I would like to take this opportunity to also extend a warm welcome to the diaspora youth participants of the 63rd and 64th Know India program who are amidst us today. The PBD convention has special significance as this year, 2023, marks the 75th year of India's independence, which we have been commemorating as the Azadi Ka Amrit Mahotsav with great zeal and vigor. This PBD would also be the first convention in the Amrit Kal, the period encompassing the next quarter of a century, culminating in India at 2047, when our country would complete 100 years of its independence. PBD is perhaps the biggest congregation of its kind for the diaspora anywhere in the world. It is not only a celebration of our strong ties with the overseas Indian community, but also an indication of the importance we assign to remain connected with our diaspora. We believe that as our nation marches towards the goal of becoming a developed nation and a major global power by 2047, our diaspora, particularly the youth, will play a very important role in our national development agenda and in guiding our foreign policy. Keeping in view our Prime Minister's vision of building an Atmanirbhar Bharat over the next 25 years, the theme of this PBD convention has been chosen as Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. During the course of the next 3 days, we intend to deliberate on how we could encourage further participation of the diaspora in India's growth story, especially in view of the emerging changes ushered in by demographic shifts, technological innovations, widespread use of artificial intelligence, concept of remote working, gender mainstreaming, transition to green energy, and changes in the policy landscape of many countries. We begin the celebrations today with the Youth PBD, focusing on the youth, both from India as well as from the diaspora communities.
Our youth has been at the forefront in making a global impact through their dynamism and creativity, particularly through the use of technology in various innovative ways. India is home to the world's largest youth population, with a number exceeding over 370 million in the year 2021. India certainly has a distinct demographic advantage in the form of its youth bulge, and I strongly believe that our youth can be instrumental in propelling growth and development as we look ahead at a new and resilient India. I am confident that today's plenary session, role of diaspora youth in innovations and new technologies, will help in brainstorming of ideas and providing us with insightful perspectives from various stakeholders. Let me conclude by thanking all of you for joining us today. I express my deep sense of gratitude to the government of Madhya Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji for its unflinching support while partnering with MEA to this PBD convention. I also thank all the officials of the Ministry of Youth and Sports for organizing the Youth PBD. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर सईद। हमारे बीच पॉपुलर यूथ आइकॉन बन चुके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मौजूद हैं। विथ हिज इंस्पायरिंग डायनामिज्म एंड डेडिकेशन, ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एनर्जाइजेस द यूथ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आपसे हमारा आग्रह है माननीय कि कृपया जोश और उत्साह से भरे इन युवाओं को संबोधित करें। Minister of State for Home Affairs, Youth and Sports, Shri Nisit Pramanik ji, and our guest of honor for today's program, Member of Parliament from Australia, Ms. Zaneta Mascarenhas, Dr. Asif Saeed ji, Mrs. Meeta ji, ministers from the Government of India, ministers from the Madhya Pradesh government, elected representatives, my dear brothers and sisters, friends from media, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभी प्रवासी भारतीयों अपने ही देश भारत में नमन करने आया है। इंदौर में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार नहीं, 6 बार लगातार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर, द क्लीनेस्ट सिटी चुना गया है, और ये सरकार और समाज दोनों के सहयोग से ही हो पाया है। मैं बहुत बार इंदौर आया, स्वच्छ तो बहुत बार देखा, पर भारतीय आए तो इतना सुंदर बनाने का काम भी और इसको 4 चांद लगाने का काम भी यहाँ पर हुआ है। मुझे आशा है कि आपका ये प्रवास बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी अगेन वेलकम यू ऑल टू द युवा प्रवासी भारतीय दिवस। वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टुडे टू मार्क द डे व्हेन द मोस्ट आइकॉनिक भारतीय प्रवासी, अ लॉयर, अ सोशल एक्टिविस्ट, अ विजनरी, अ राइटर, अ नेशनलिस्ट एंड अ स्टेट्समैन par excellence, one whom the nation, Shri Mahatma Gandhi, had returned back to India from South Africa almost over a century, 108 years ago. और 108 का महत्व तो हिंदू समाज में बहुत बड़ा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन 108 साल पहले महात्मा गांधी इसी धरती पर वापस आए थे। And I take great pride in addressing and welcome you all to India. India is a land of thousands of years of civilizational history, spirituality, which gave the world Shunya, and one which is today emerging as the spotlight for the world in software, space technology, and socially adopted landmark digital transformations. India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact,
you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. Your achievements are tale of triumphs against the odds in a foreign land. Indian origin people have displayed pragmatism, determination to prove their worth and found solution to some of the most pressing problems on the planet. Needless to say that some of the brightest minds of Indian origin have played a strategic role, and especially in the success of tech powerhouses across the globe with their unparalleled innovation and infinite talent. The list of Indian origin CEOs is endless. Similar is the list of Indian origin political leaders across the world. But despite the distance of sand, seas and shores, there is something that binds us all. Something special in our heart that skips a beat every time we connect with India. Be it through food, music, movies, trade or travel, I would like to point out here that the Indian diaspora youth have some unique and special qualities that are worth underscoring. They are actually inclined to pursue higher educational qualifications and climbing up professional ladders in their countries of domicile, even as they pursue their dreams and embrace their new country as their new homes. Indianness beats in their heart. आप चाहे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे देश में पसीना बहा रहे हो, लेकिन आपके दिल में भारत बसता है और भारत के लिए आपका दिल धड़कता है. The concept and theme of Youth Pravasi Divas is rooted in the Vasudev Kutumbakam, a phrase which embodies the essence of peaceful coexistence where the whole world is one family. Friends, today India's rising global role and presidency of G20 revolves around this very theme of one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Let me pause here and ask you if you have noticed Prime Minister Modi ji's previous address to the diaspora began with the phrase, Mere pyare deshvasiyo. Do you know why? It is so that you are all reminded that no matter where you are in the world, India loves you, respects you and is proud of your achievement. आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, तो मोदी जी ने मेरे प्यारे भारतवासियों इसीलिए कहा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कुछ भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हो, ये याद करवाता है कि भारत तुम्हें प्यार करता है, सम्मान करता है और आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता है. Over the next 3 days, we will recognize, celebrate your journey and envision our hopes for India at Amrit Call, that is India at 100. You will witness invigorating dialogues, plenary sessions on pressing and pertinent subjects and cultural programs. We will also commemorate the valuable contribution of the exemplary Indians spread all over the world, like seeds of hope and affirmative action. A unique digital exhibition is on display showcasing the contribution of overseas Indians in India's historic freedom struggle, wherein each one of you will be able to walk through and soak in breathtaking sights of our land has to offer. Further, I'm happy to state our government has changed the attitude towards Indian diaspora. The honor and respect that our diaspora deserves is reflected through the importance we give towards ensuring engagements involving them during our official visits and beyond. In recent years, a range of policies have been launched by the Government of India to harness the energy and ideas of our diaspora Indians and connect them to India's youth, and with India's own youthful demographic success story.
These initiatives include the Know India program to expose diaspora Indian youth to various aspects of contemporary India and its vibrant art, heritage and culture. The scholarship program Gyan, which is a global initiative of academic network. The Vajra faculty scheme, which aims to bring a strong international connect to the R&D ecosystems to India. The mission Shodh Ganga, Global Alliance for New Generation Acceleration, scholarship program for diaspora children, and Indian technical and economic cooperation. Our efforts to link up and facilitate ties between the Indian startups and young diaspora innovators and investors based in their countries of domicile are also generating cross-pollination of ideas. Our vision in the Government of India is to see a two-way flow of ideas and capital between India's own rising youth and their diaspora counterparts from around the world. Moving on, the 96th edition of the Mann Ki Baat, the last and final of 2022, Honorable Prime Minister Modi spoke about how in 2022, India completed 75 years of her independence, and this is very year Amrit Kal commenced. The Prime Minister highlighted that 2022 was the year when the entire country gained a momentum despite the looming threat of COVID, rising geopolitical tensions and shaky global macroeconomic indicators. India came together to outperform other major economies on various fronts. This past year, India attained the status of world's 5th largest economy. हम जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है। और युवाओं के बीच में तो मैं शिवराज जी, जयशंकर जी, ये कहना चाहता हूं, ये भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में होती हैं। अगर मैं इंडिया के यूपीआई भीम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक ही महीने में होना और 12,82,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो यूपीआई भीम भारत ने करके दिखाया, जो विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। और भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग की पीएचडी अवार्ड करने में भी पीछे नहीं रहा। दुनिया में तीसरा रैंक भारत को पीएचडी अवार्ड में करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं। और इंडिया ने अपने मोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भी एक बहुत बड़ी प्रगति देखी है। अगर आप देखेंगे नंबर्स किस तरह से बढ़ा है। इंटरनेट कनेक्शन जो 2014 में 250 मिलियन थे, वो बढ़कर 2022 में 900 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए। ये दिखाता है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति किस तेजी के साथ आ रही है और भारत के युवा और भारत का हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है।
तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो INS विक्रांत भी हमने आज़ादी के अमृतकाल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ